नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं जो राहत इंदौरी ने बहुत ही तहजीब से लिखा है। कहते हैं, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, लेकिन हम पानी की बात नहीं कर रहे, समंदर की बात नहीं कर रहे, लेकिन खानदान की बात जरूर करेंगे। और जब खानदान की बात होती है, एक उर्दू शब्द है, लेकिन जब उसको हम हिंदी में बात करते हैं तो उसे हम वंश कहते हैं, जो वंश परंपरा है। और जब लड़की देखने के लिए या रिश्ते की हम बात करते हैं तो अमूमन हमारे यहाँ एक संस्कृति है, एक परंपरा है कि हम पूछते हैं कि इस लड़के का खानदान कैसा है, इस लड़के का वंश कैसा है। वंश कैसा है, धीरे धीरे ये जो वंश का जो एक परंपरा है, लुप्त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो एक गरिमा है उसकी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आजकल जब हम रिश्ते की बात करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति पर ठहराव हो जाता है, दूल्हा कैसा है, वर कैसा है। लेकिन इस वंश परंपरा का भी बहुत ही प्राचीन महत्व है। आज मेरे साथ जो अतिथि हैं वो वंश लेखक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हैं राम सिंह राव साहब। राव साहब बहुत ही विद्वान है, बहुत ही जब कथावाचक के तौर पर इनकी जो उपलब्धियां हैं बेशुमार है और ज्ञान का भंडार है इनके पास। तो आज हम बात करेंगे वंश लेखन परंपरा को लेकर। राव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं चाहता हूं इस मुलाकात में बहुत कुछ आप ऐसा बताएंगे कि जो हमारे दर्शक हैं जो लास्ट तक ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको बहुत कुछ हासिल होने वाला है। सबसे शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि वंश लेखन परंपरा के बारे में बताइए कि यह क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। देखिए, अगर किसी का इतिहास नहीं होता तो वो पशु होता है जी। पशु को तो मालूम नहीं ना कि उसके माता पिता कौन है, क्या नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का इतिहास होता है, उसे ज्ञात रहे कि वो कौन था, कहाँ से आया है, उसका आदि स्त्रोत्र कहाँ से जुड़ा हुआ है। उसके लिए वंश की जानकारी होना तो अति महत्वपूर्ण है। ये मेरी नजर में वंश की उपलब्धि के बारे में और वंश के महत्व के बारे में मैं क्या प्रकाश कहूँगा, तेज वर्णन किए न जाए थे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी बहुत बहुत बड़ी महत्ता है समझने वालों के लिए भी। और ये हमारे को अतीत से जोड़ता है, हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, हमारे को अपने उन बुजुर्गों की याद दिलाता है कि कैसे कैसे महान कार्य हमारे बुजुर्गों ने किए। देखिए, वर्तमान पीढ़ी से भी अगर हम कोई काम लेना चाहते हैं, अतीत की याद दिलाते हैं। अरे तू किसकी औलाद है, तो किसका बेटा है, इसका मतलब तुम्हारे पिता इतने गौरवान्वित थे, फलाने का पोता है तू, तो इसका मतलब उनको गौरवशाली परंपरा अगर याद दिलानी है तो मुझे लगता है कि वंश का बड़ा महत्व है। राव साहब, आप वंश लेखक अकादमी के अध्यक्ष रहे, चाहे शासन में राज्य मंत्री का दर्जा रहा आपके पास। अपने कार्यकाल में अकादमी के माध्यम से ये जो वंश लेखक अकादमी है, ये बड़ी उपलब्धि क्या रही आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वंश लेखक अकादमी जो है वो अभी शैशव अवस्था में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। मेरे राजस्थान में अभी तो हम ये भी मालूम नहीं कर पाए कि कहाँ कहाँ किस किस जगह कौन कौन वंशावली लेखक किस किस की वंशावली लिखता है। सबसे पहले उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उनका एक डाटा हमारे पास होना चाहिए था, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत थे कि हम पूरे राजस्थान से नहीं पूरे हिंदुस्तान से ये डाटा कलेक्ट कराएं कि कौन कौन महानुभाव किस किस जाति या किस किन किन का वंश लिखते हैं, उनका डाटा हमारे पास एकत्रित हो। इसके लिए हमने प्रयास प्रारंभ किए थे कि धीरे धीरे उनके डाटा कलेक्ट किए जाए। तो ये काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब से बात की। उन्होंने कहा भी कि इसमें हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। हालांकि कार्यकाल बहुत कम रहा और उस दरमियान हमने
इस वंशावली एकेडमी के अंदर करीबन 5-7 सम्मेलन बड़े किए। एक सम्मेलन में स्वयं मुख्यमंत्री जी भी पधारे, हमने उनको सारी बातचीत बताई और उन्होंने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि आप इसके माध्यम से काम कीजिए, लेकिन काम करने का समय थोड़ा सा कम मिला। फिर भी हमने कई वंश लेखकों को सरकार की तरफ से पुरस्कृत करवाया और कई सम्मेलनों के आयोजन हम लोगों ने किए। लेकिन अभी मुझे लगता है ये शैशव अवस्था से हम बाल अवस्था में भी अभी नहीं आ पाए हैं। अकादमी में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। चलिए, अगर आपको दोबारा इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल जाए वंश लेखक अकादमी की, तो आपकी क्या रहेगी प्राथमिकता, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ इस भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति ने वंश के अतीत से जुड़े। हम एक आह्वान करें, पहचानो अपने बुजुर्गों को। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो, इस प्लेटफॉर्म पे जाने पर उसे उनके वंश और जाति के वंश लेखक से मिलान हो जाए। हम जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकते, क्योंकि जो मैंने देखा और मैंने पाया, कोई भी वंश लेखक अपने साहित्य जो है वो उजागर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो सहज में उसको मालूम चल जाएगा तो उसको भाई कोई दक्षिणा कैसे देगा? ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ तक उपलब्ध नहीं है कि आप जो है सारी जानकारी डाल दो। नहीं, हम एक ही प्रयास किया उनको मना करके कि भाई आपकी पोथियों को जग जाहिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप किनका वंश लिखते हैं आपके पहचाने का माध्यम तो हम बन सके। क्योंकि विरोध हुआ जब हम गए जानकारी लेने के लिए, तो विरोध हुआ कि अरे ये तो हमारी पोथियों को उजागर कर देंगे, अगर ये उजागर कर देंगे तो हमारी छिन जाएगी। कुछ हमारे विपक्षी साथी उन्होंने ऐसी भावनाएं भड़का भी दी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अच्छा काम करो तो उसमें बाधाएं करने वाले लोग भी होते हैं जी। तो उन लोगों को हमने पहले समझाया, हम ये चाहते हैं कि उसके वंश लेखक तक वो पहुंच जाए, की जानकारी को वंश लेखक अपने उसके मुताबिक उनको दे देंगे। राव साहब, एक जो अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आधुनिकता की अंधी दौड़ है, इसको हम कहते हैं कि हम लोग इतने मॉडर्न होना चाहते हैं कि बिल्कुल जो पाश्चात्य शैली को अपनाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं हम लोग। खासतौर पर हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं। जो युवा पीढ़ी अपने शिक्षा को लेकर संघर्ष कर रही है, जो युवा पीढ़ी करियर को लेकर बेचैन है, उसको अगर हम ये कहें कि भाई वंश परंपरा को तुम समझो, तो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो कितना मुश्किल काम है ये। नहीं, आधुनिकता के इस दौर में हमने क्या अपनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने क्या खोया ये महत्वपूर्ण। क्या बात है, हमने अपने पूर्वजों की विरासत को खो दिया। ये समस्या जो है वो केवल वंश लेखक की नहीं है। तो जो व्यक्ति जिस कर्म से जुड़ा हुआ है, अपने प्राचीन कर्म से जुड़ा हुआ है, तो समाज का कोई भी आदमी अगर पढ़ लिख करके बड़ा हुआ तो उसने अपनी प्राचीन विद्या को संरक्षण नहीं दिया, बल्कि एक हेय भावना पैदा की। उदाहरण के तौर पे अगर कोई पंडित जी का बच्चा है, वो अगर मान लो कर्मकांड करवा रहा है, कितने में तो कोई आ गया, अरे पंडित के कलेक्टर बनोगे या फिर भी कराते रहोगे। कुम्हार का बच्चा अगर कोई मिट्टी का बढ़िया बर्तन बना के कोई कलाकार, ये घर बनाते रहोगे क्या? सुनार का बच्चा अगर उसको सुनार का खाली सोने करते रहोगे क्या? यानी पढ़े लिखे लोग जो निकले समाज से, उन्होंने आधुनिकता को अपनाया। ये नहीं, आधुनिकता को अपनाना इतना बुरा नहीं था, बल्कि उन्होंने प्राचीन परंपराओं को उठाना किया, जिसके कारण से एक हेय भावना पैदा। समाधान मेरी दृष्टि में यही है कि हमें वापस उन्हें गौरवान्वित महसूस करवाया जाए अपने इतिहास को लेकर। जाने नहीं, आप भी पहन के बैठे हैं पैंट से, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके हृदय में जो चिंता है वो तो पूर्व की है ना भाई। ठीक है, किसी चीज को कोई बुराई नहीं, चलो, लेकिन अपने के साथ साथ में कहीं अपना तो अपना होता है, सपना तो सपना होता है। तुम चाहे सपने को अपना बना लेना, लेकिन कहीं अपनों को सपना नहीं बना देना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि मैं उस संस्कृति को सीखने के चक्कर में, उसको पढ़ाने लगने के चक्कर में मैं सब फिर सब कुछ लेता के होश में आए तो क्या। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वंशावली संरक्षण की जब हम बात करते हैं राव साहब, तो
पंडितों की बात आती है, भाटों की बात आती है और चारणों की बात। खाली खासतौर पर हम तीन जो हमारी जातियां हैं, खासतौर पर ब्राह्मण, भाट और चारण, इनका महत्व बहुत ज्यादा बताया जाता है। इनकी क्या भूमिका रही है अब तक? तीनों में जो राम जाति है, भाट, जो सूत जी महाराज के जो वंशावली लेखक है, सच में वंश लेखक तो वही है। ठीक है। पंडित लोग जो है वो स्मृति लेखक है। ठीक है। जैसे गंगा जी में जो पंडित हैं वो हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन वो वंशावली लेखक नहीं। तो समर्थ व्यक्ति अगर अपने पिताजी की अस्थियां लेकर वहां गया, उसने स्मृति लिखा दी तो पंडित जी के पास में मिलेगा, क्योंकि वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसके आगे कुछ ऐड किया जाए। या समर्थ था, चला गया, तो उसकी स्मृति उनके पास में है। चारण समाज के पास में काव्य जो था, चारणी साहित्य, इसमें कोई बात नहीं, निर्विवादित रूप से है। और उसके अंदर चारण साहित्य में भी कई जगह ऐसी ऐतिहासिक वर्णन भी है, लेकिन हम उसको इतिहास की निरंतर परंपरा तो नहीं कह सकते। ठीक है। कई चारणी साहित्यों में ऐतिहासिक परंपरा, वंशावली लेखन की मूल परंपरा जो है केवल वंश लेखक समाज, राव बड़वा समाज जो भी है, उन लोगों से ही जुड़ी हुई है, जो सूत जी महाराज, सूत और मागध के वंशज हैं। जी जी। तो ये डिफरेंस है। एक स्मृति लिखता है, एक काव्य काम करता है, एक बोलते वंश लेखन। तो आपने तो बहुत शोध किया है, बहुत ज्यादा अध्ययन, विराट अध्ययन है आपके पास। तो क्या भारत के अलावा अन्य देशों में भी वंशावली परंपरा है क्या? देखिए, मैं कह सकता हूँ जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे वो लोग वंशावली की परंपरा को मानते हैं। पाकिस्तान तो भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। मुसलमानों में भी एक ग्रंथ बना है कुसुसुल अंबिया, मैंने इसे हिफ्ज किया। ठीक है। मैं उस पर 18 घंटे निरंतर धारा प्रवाह बोल भी सकता हूँ। ठीक है। मैंने उसका मारवाड़ी में तर्जुमा भी किया। तो ये कुसुसुल अंबिया है, तो उसमें जैसे वहां पे भी पीढ़ियां हैं, जैसे वो उनकी पीढ़ियां हाबिल और काबिल है। हाबिल के बाद में हाबिल खत्म हुए तो हजरत आदम बेचे में, और हाबिल की रूह से हजरत शीस का अनुसैया, अनुसैया का कनियाब, कनियाब का मोलाली, मोलाली का बारिद, फिर हजरत इद्रीस, उसके बाद हजरत हुद, हजरत नूह, हजरत, इस तरह की जो पीढ़ियों की परंपरा है वो मैंने देखा है कि अरब देशों में भी रही है। ठीक है। और उसका उदाहरण एक कुसुसुल अंबिया है। तो किस तरह से लिखा गया है, नहीं गया क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस्लामिक में भी इतिहास की मुझे जानकारी नहीं है कि यूनानी देशों में ये परंपरा थी या नहीं थी, लेकिन इन देशों में ये जरूर हाँ, जैसे अपन देते बाबरी नामा, ये जो कुछ पुस्तकें थी, उन लोगों के भी प्रयास रहे ही होंगे कि हम लोग जो है वो वंशावलियों का लेखन जो है वो करते रहे। चलिए अकादमी की बात करते हैं। अकादमी ने वंशावली अनुसंधान को लेकर, रिसर्च को लेकर कोई शोध या दस्तावेज तैयार किया अब तक? मैंने कहा ना, अकादमी कब अवस्था से जब तक अकादमी बनी नहीं, उससे पहले तो अकादमी बिगड़ गई। हमें 4 करोड़ रुपए का बजट दिया, मैंने तो खाली 17 लाख रुपए खर्च किए, वापस जमा करवा दिया। ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता, मैं कथा प्रवक्ता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई अंगुली उठे ऐसा मैं चाहता नहीं था। ये राम सिंह श्री राम जी महाराज के रूप में बैठ के व्यासपीठ में कथा भी करता है, तो मेरे गणेश साहब से भी ऐसा, मैं जो है ना बहुत बड़ा रिश्ता था, चाहते थे उस बजट को नहीं भाई, ये तो माना है जिसके ऊपर एक संकट भी तो है। राम सिंह राव संत श्री राम जी महाराज भी है, कितने लोगों की श्रद्धा भी हुई है, कितने फॉलोअर्स है, मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। उनकी उंगली उठे तो बड़ा तरह से कष्ट होता है ना, तो इसलिए बजट थोड़ा लेट मिला। अब जो मौजूदा अच्छा बजट मिला, लेकिन लेट मिला और तब तक आचार संहिता लग गई, समय नहीं मिल पाया। बहुत बजट दिया, मैं अभी भी 4 करोड़ में से 2 करोड़ तो खाते में आ गए थे हमारे, तो हमने तो 17-18 लाख रुपए जो रीजनेबल ही खर्च किए। कुछ उसमें भी कुछ पुरस्कार थे कुछ लोगों के, सब मतलब सब ऐसा ही हमने किया। लेकिन अब मिले तो देखिए, अब जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? कि मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई काम करेंगे। वो इतिहास को अपने ढंग से चाहते हैं, वो चाहते हैं रसखान को मिटा दिया जाए, वो चाहते हैं रहीम खान खाना की चर्चा नहीं की जाए, वो चाहते हैं कबीर मिट जाए, वो इतिहास को अपने ढंग से चाहते हैं। इसीलिए आपको मालूम है इस संस्था का पहले नाम वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी था, मुझे हटाना पड़ा क्योंकि आरएसएस के अंदर में एक संस्था काम कर रही है, अखिल भारतीय वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्था।
सेम नाम यहाँ रख दिया गया, वंशावली संरक्षण संवर्धन आदमी और संस्था। लोगों को समझने में बड़ा फर्क हो रहा था। उनके उन्होंने कई जिलाध्यक्ष बना दिए, कई ब्लॉक अध्यक्ष, ऐसा उनको मार रहे थे। और मैंने कहा कि डिफरेंस तो डालो, इस समय तो नाम चेंज करने में ही लग गया। वो लोग कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य है। सच को सच स्वीकार नहीं करते। ये इंसिडेंट हो गया, उसको आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। नहीं, अगर इतिहास लेखक की बात की है और बिल्कुल आपकी बात है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो नए तरीके से इतिहास रचने के लिए व्याकुल हो गए, तो क्या इतिहास इतना आसान है लिखना? क्या 78 साल पहले, 80 साल पहले या 100 साल पुरानी बातों को आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे लिख सकते हैं? वो तो चाहते ही है ना, वो चाह रहे हैं ना, जिस प्रकार का इतिहास को झुटलाया जा रहा है। आप माफ कर लें, मैं क्योंकि मंसलेखक अकेडमी की बातें हैं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन कितने महापुरुषों के लिए कैसी कैसी बातें की गई, क्या उसका वास्तविकता से कोई संबंध था? गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में मैं आपको खुल के दिखाऊं तो जिस तरह के इंसिडेंट बताते हैं, क्या उनमें कोई सत्यता थी? नहीं, तो देखिए युवा कुछ नहीं, क्रांति नहीं था, युवा पीढ़ी को भड़काया जा रहा है। युवा इतिहास के, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है। देखिए मैं दूसरी बात कहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब नेहरू के बारे में बात होने लगी, गांधी के बारे में बात होने लगी, तो जो अनपढ़ और गंवार है उनकी बात छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे बेवकूफ है उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत जानने की जिज्ञासा है उसमें, उसने अपनी बात कहना शुरू कर दिया और उसने सर्च करना शुरू कर दिया। गांधी को पढ़ना शुरू कर दिया, नेहरू को पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमें लगता है कहीं न कहीं उनको नुकसान हुआ है जो भ्रम फैलाना चाह रहे थे। वो उन्होंने ऑनलाइन ऐसी चीजें डाल दी कि वो सही के साथ में गलत भी तो पढ़ रहा है साहब। लेकिन जो किताबें हैं, जो तथ्यात्मक जानकारी, उसको थोड़ी आप बदल सकते हैं या कोई बदल सकता है? बदल रहे हैं। देखो पाठ्यक्रम में जब पढ़े होंगे उस समय रसकान की चर्चा थी। आज के पाठ्यक्रम में कहीं किसी पुस्तक में रसकान की चर्चा हो तो बता। सब पूछो कि मेरी कृष्ण भक्ति इसलिए बढ़ी कि मैंने देखा कि एक विधर्मी होकर के ठाकुर को इतना प्रेम कर सकता है। उसका गुणगान करना चाहिए कि मानुष हो तो वही रसकान वसुब्रज गोकुल गाँव की ग्वार है। मैं तो उससे बड़ा आकर्षित हुआ। नुकसान नहीं हो रहा था धर्म को, धर्म को फायदा हो रहा था। हमारी श्रद्धा जागृत हो रही थी। इन्होंने रसकान हटा दिया, इन्होंने रहीम खान खाना हटा दिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, बस मनु का यूं कहे सबके दास। इन्होंने मनु को धीरे धीरे ठिकाने लगा दिया। गलत हो रहा, उसमें जागर नहीं कर रहे हो ना, उसमें पानी फेर रहे हो ना। उसने एक उपनिषद लिख दिया जिसका नाम था अल्लाह उपनिषद, अल्लाह उपनिषद। इसकी भाषा भी आपको मालूम थी कौन सी थी? खिचड़ी भाषा थी। इसमें फारसी भी मिक्स थी, संस्कृत भी मिक्स थी, हिंदी भी मिक्स थी। एक श्लोक बताता हूँ उसका। जैसे एक श्लोक था, क्या बात है, इसमें पैदा होने वाले इतना शोध किया हो यार, आपको सहन नहीं होता हो, क्योंकि उसके नाम के आगे यानी ये धर्म और ध्रुवीकरण पे जो बांटा गया नहीं मैं तो कहता हूँ रहीम खान खाना और तुलसी एक साथ मिलकर रामायण पे शोध करते हैं। रामायण की चौपाई, अधूरी चौपाई को बड़ी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। रहीम खान खाना ठीक करके भेजते हैं, तुलसी लिख करके भेजता है, सुनती है, लड़ती है, नाचती है, जानते हैं सब। रहीम खान खाना ने कहा फंसा दिया, वापस लिखा मैंने तो, क्योंकि आपका इंटरव्यू कि लिए तुलसी फिरे मेरे तुलसी सो हमेशा रामायण जी लिखी गई, कितना बड़ा योगदान दिया है रहीम खान खाना का। तो रहीम खान खाना को बताते थे देख मैंने इतना लिखा है, और उसके बाद में एक दिन सोचा ये क्या समझता होगा, ये तो फारसी और उर्दू का हिंदी का जानकार है, स्वामी जी में परीक्षा देनी चाहिए। चौपाई लिख के भेजती, सुनती है, लड़ती है, नाचती है, जानते है सबको।
अब सोचा कि अरे क्या ये क्या जानती है। अब देखा प्रसव की वेदना सबकी बराबर होती है। मेरे मन हरि जो सूरदास जी कहते हैं, मेरे मन हरि जो हट न तजे। और संकल्प करती है कि मैं इस बार में बच्चा पैदा कर दिया, अगली बार दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे नया जीवन दान मिला है भगवान, इस बार में डिलीवरी कैसी भी हो जाना, अगली बार नजदीक भी नहीं जाऊंगी। नहीं पाती हूँ, मुझे 15 दिन अपने कमिटमेंट को नहीं निभा पाती। तो शायद गोस्वामी जी पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों करती है, ये सुरती है, नरती है, नाचती है, ऐसा क्यों कर रही है, जानने के बाद में कि दूसरा जन्म मिलता है, गर्भ धारण क्यों करती है। उसका उत्तर लिखा रही खानकारा ने कि ये गर्भ लिए हुलसी फिरे, मेरो तुलसी सो सुत होए। क्या बात। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, कहाँ तक सत्य है, लेकिन रामायण जी को लिखने के अंदर ये सत्यता को कैसे जुटलाओगे कि जब कुछ कट्टरवादी लोग उस जमाने में भी रहे थे, जो आज के जमाने में तो पूरे शासन में है, उस जमाने में रहे तो उन्होंने तुलसी को भी बहिष्कृत किया। जैसे आज किसी शंकराचार्य के साथ में जो हालात होते हैं, ऐसे तुलसीदास के साथ तो सारे शंकराचार्य बिल्कुल उनके साथ तुलसी के साथ भी किया, आप बड़ा किया। और तुलसी को तो मस्जिद में जाके रहना पड़ा। अच्छा, आप सर्च कीजिए, देखा उन्होंने बंकावली में, दूत कहूँ अवधूत कहूँ रजपूत कहूँ दुल्हा कहूँ कहूँ की बेटी ने बेटा ने ब्याह बच्चों को नाम लगा नहीं जाऊँ, तुलसी सरनाम गिलाओ है राम को जाके दसे सुकहे का चुकाऊं, बेटे खड़ी में मस्जिद को रही हूँ। देखिए, आपको सुनने का तो मन करता है कि बिल्कुल हम रुके नहीं, चलता रहे, लेकिन एक समय की सीमा है। और आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, वंशावली संरक्षण को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो वंश लेखक परंपरा के जो लोग हैं, उनसे पहले एक करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, नए जमाने के साथ चले, अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्राचीन परंपरा को न छोड़े। चाहे कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, लेकिन आप काटता ही नहीं सही अपने बुजुर्गों की उस जो हमारा धर्म है उसके लिए कथावाचक बने। कितना दुनिया सारी कथावाचक बन रही है, बल्कि सूत जी के वंशज तो हम है, सूत है, मेरे अलावा सूत जी महाराज का वंशज कथा नहीं करता होगा। अब तो जो टीवी पर ज्यादा आते हैं वो करने के मेरा तो हम ही है जी। दूसरा आग्रह जो है मेरा उन यजमानों से है, कम से कम वंशावली लेखन परंपरा के लिए पहले भी योगदान किया है, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी दक्षिणाएं मिली हैं, वो भी सहयोग करते रहे हैं। तीसरा उन लोगों से जो इस व्यवस्था से दूर हो चुके, जहाँ अभी ये व्यवस्था खत्म सी हो गई। कुछ लोग यहाँ से, जैसे अब आप बिहार से यहाँ आ गए, होंगे तो यहाँ नहीं पहुंच पाए, या बीच में कुछ मीडिया छूट गई, आज से ही प्रारंभ करें, किसी परंपरा से करें, किसी राज्य को आप जितनी पीढ़ियां मुझे याद है मैं लिखा दूंगा, उसके बाद कम से कम ये परंपरा कि मैं अमर पे रहूं, जिंदा पे रहूं। बहुत बढ़िया। इतिहास में मैं खत्म नहीं हूँ, मेरे इतिहास लेखन की व्यवस्था तो नहीं कि आपकी 5 पीढ़ियां आपको जरूर आपको शोध करके निकाल देगा। जिस वंश का जो लिखता है तो घूमते 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 आपको एक न एक दिन वंश लेकर आपके अतीत से जोड़ ही देता है। तो उन लोगों से भी मेरा आग्रह रहेगा अपने अतीत की ओर चलो। बहुत बढ़िया। राव साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि और भारत जो है वो संस्कृति को लेकर जाने जाने वाला देश है, जहाँ पर सभ्यता है। बहुत पहले हम लोग सभ्य हो गए और सभ्यता के साथ संस्कृति का जो मिलन हुआ वो बहुत बड़ी बात है। और जो राव साहब का जो खास मैसेज यही है कि जो आज की युवा पीढ़ी है या जो हमारे उम्र के लोग हैं, इस संस्कृति के नज़दीक जाने की ज़रूरत है, अपने वंशावली अपने वंश पर गर्व करने की ज़रूरत है। यही संदेश है राम सिंह राव साहब का, जिन्होंने आज हमारे साथ बहुत अच्छी चर्चा की। वंश लेखन अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा रहा है। आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।